अब लिखते हैं ई सेल। ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस 0.0591 होल डिवाइडेड बाई एन लॉग बेस 10 एनोड बाई कैथोड या प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, देखो रिएक्टेंट में एक ही आयन है, कौन? SN4+, पर प्रोडक्ट में दो आयन है, एक कौन है? SN2+, और साथ में एक कौन है? Zinc2+। अरे भाई ये सेल रिएक्शन है, ये सेल नोटेशन थोड़ी है। रिएक्शन में क्या होता है? प्रोडक्ट ऊपर, तो प्रोडक्ट के आयन एक SN2+ है और एक Zinc2+ है, उन्हें ऊपर रखा, और रिएक्टेंट का आयन SN4+ नीचे रखा। कितनी पावर लगाएं? कुछ भी नहीं, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन दोनों में ही हैं, दोनों हाफ सेल में। बस सॉल्व करो। देखो ई डिग्री सेल आपको 0.89 दे रखा, वेल एंड गुड। 0.0591 एन समझ में आया ना, 2 था तो 2 लिख दिया, लॉग बेस 10 लिखा। SN2+ देखो कितना है? 0.5 है, 0.50 होता है वो, इंटू ZN2+ कितना है? 2 है, और SN4+ कितना है? 1.50 है। तो बच्चे कुछ ना करो, पॉइंट से पॉइंट काट दो, देन 0 से 0 कटा, तो कुल मिला के ऊपर 5 है और नीचे 15 है, तो 5 3 जा 15। अरे 0.50 और 1.50, 0.50 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आएगा ना 1.50। ठीक है, तो ये है, ये से 3 बार काटेगा तो 2/3 आ गया। लॉग बेस 10 कितना आ गया? 2/3, जिसको हम लिखेंगे log 2 माइनस log 3। log 2 होता है 0.30, log 3 होता है 0.47। पता है ना ये log 2 क्या होता है? 0.30, log 3 होता है 0.47। दोनों को माइनस करेंगे 0.17 आएगा। आप देख सकते हो 47 माइनस 30 0.17 आएगा। तो ये पूरी चीज़ सॉल्व करके माइनस का 0.17 आया, माइनस ने इसे प्लस बनाया और यहाँ लिखा 0.17। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो कितना है ये? तो ये बच्चे ये 0.89 वोल्ट आ रहा है, 0.89 वोल्ट। हाँ यही है आंसर, प्लस का 0.89 वोल्ट आपका आंसर आया, और यही हमें चाहिए था, तो ये सही आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, नया क्वेश्चन क्या है देखिए। नया क्वेश्चन ये है कि आपको बोला है हाँ यही है, आपको बोला है कि एक सेल रिएक्शन दी है ZN/ZN2+, 0.1 मोलर CD2+, M1 यही निकालना होगा आपको, और CD। EMF इसका मतलब ई सेल आपका आया 0.3305 वोल्ट। कैलकुलेट M1 आपको निकालना है, और आपको कुछ गिवन है ई डिग्री ZN2+ जिंक। अब तो याद हो गया होगा आपको 0.76 वोल्ट होता है, और कैडमियम का 0.40 है। ई डिग्री CD2+ CD 0.40 वोल्ट है। ठीक है, चलिए माइनस का 0.40 वोल्ट है। तो पहले तो ये काम करिए, क्योंकि ये एक सेल नोटेशन है सॉल्ट ब्रिज वाली, तो ये चीज़ होती है कैथोड, ये चीज़ होती है एनोड। तो CD2+ जो है आपका, ये हो गया कैथोड, और ये चीज़ होगी एनोड। तो सबसे पहले ई डिग्री सेल निकाल दीजिए। ई डिग्री सेल होगा ई कैथोड, कैथोड कौन है? CD2+ है, माइनस ई एनोड, एनोड कौन है? ZN2+ है। तो CD2+ कितना है? माइनस का 0.40 है, और ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस आएगा पॉइंट का 76, ये 0.36 आपका आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद ई सेल आपको दिया है कितना? 0.3305, तो बस लगाइए, इसे 33 रहने देना। ठीक है, तो ई सेल
इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस 0.0591 बाई एन। एन आपको पता ही है, दोनों 2+2+ हैं तो 2 आएगा। लॉग बेस 10, एनोड ऊपर, एनोड कौन है, Zn2+ है, कैथोड नीचे, कैथोड कौन है, Cd2+ है, वो नीचे लिख दिया। एंड देन उसके बाद ई सेल की वैल्यू डाली 0.33, ई डिग्री सेल कितना है 0.36, माइनस 0.0591, एन की वैल्यू 2, लॉग बेस 10, Zn2+ कितना है 0.1 है, Cd2+ निकालना है, M1 मान लो, दिया भी है, कोई पावर नहीं, सीधा देखो 0.33 0.36 से जब माइनस होगा तो माइनस कितना आएगा, 0.03 तो नहीं आएगा, 3633, 3633 तो 3 हुआ ना, तो 0.03 यहाँ पे है माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग बेस 10, यहाँ पे 0.1 और यहाँ पे कितना M1, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 2 ऊपर जाएगा, 0.0591 नीचे आएगा। तो 2 इंटू 0.03 अपॉन 0.0591 बराबर लॉग बेस 10 0.1 बाई M1, ये आप पे आ गया। अब इसे अगर आप सॉल्व करोगे 2 इंटू 0.03 को, देखते हैं आप पे कितना आएगा, ये आप पे कुल मिला के 1 वैल्यू आएगी, ये वाली लगभग, देखूं कितनी आएगी, तो 0.06 डिवाइडेड बाई 0.0591, यस लगभग 1.01 आ रही है, तो लगभग इसे 1 ही मान लेते हैं, 1.01 को 1 मानो, ये लॉग बेस 10 है और 0.1 बाई M1 है। अब एंटी लॉग ले लो, नहीं सर एंटी लॉग नहीं लेंगे, तो क्या करो बेटा, लॉग 1 वैल्यू कब आती है लॉग की, तो लॉग बेस 10 होता है 1, ये चीज़ 1 क्या बन जाती है, लॉग बेस 10 और यहाँ है लॉग बेस 10 और यहाँ है 0.1 और यहाँ पे है M1। चलो दोनों साइड एंटी लॉग ले लो, तो लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा। अब तुम 1 मत बनाना, क्या फ़ायदा, दोनों साइड एंटी लॉग ले लो, तो यहाँ पे भी एंटी लॉग लिया, यहाँ पे भी एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल होगा, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल बेस 10 के साथ, तो यहाँ कुल मिला के बचेगा 10, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो गया है ना, और यहाँ बचेगा 0.1 बाई M1। तो बच्चे M1 की वैल्यू कितनी आई, M1 की वैल्यू क्या आई, M1 ऊपर गया 10 नीचे आएगा, तो 0.1 ने अपनी जगह नहीं छोड़ी, यहाँ 10 है, तो M1 की वैल्यू कितनी आई, ये 0.1 नीचे जाएगा तो 1/100 मतलब 0.01 मोलर, 0.01 मोलर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हैं। चलिए थैंक यू। गुड इवनिंग। जैसे कि हमने पिछली बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्लास में न्यूमेरिकल्स देखे थे, तो उनको आज थोड़ा रेस्ट में लगाएंगे, विराम लगाएंगे, और आज हम आगे के थ्योरी पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कुछ आज अच्छी क्वांटिटी में थ्योरी निपटा दें। तो आज का हमारा पहला टॉपिक जो होगा वो है कंडक्टेंस के बारे में। कंडक्टेंस बच्चों, जनरली नेचर में 2 तरह की हम पे कंडक्टेंस होती है। जिस 2 तरह की कंडक्टेंस में पहली कंडक्टेंस हमारी मेटेलिक कंडक्टेंस है, जो हम फिज़िक्स में वैसे ही पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो पहली तो हमारी होती है मेटेलिक कंडक्टेंस। मेटेलिक कंडक्टेंस आपको हालांकि ये पता है कि ये जो मेटेलिक कंडक्टेंस है ये किसकी वजह से होती है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक मोशन। इलेक्ट्रॉनिक जो मोशन होते हैं उसकी वजह से जो कंडक्टेंस होती है उसे हम मेटेलिक कंडक्टेंस कहते हैं। ज़्यादातर ये फिज़िक्स का पार्ट है। तो दूसरा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें दूसरा क्या है, दूसरे को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन होता है। और जब भी इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होते हैं, जैसे यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रोलाइट बना दूँ आपके लिए AB, अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये डिसोसिएट हुआ A+ और B- में, जिसमें आपको पता है A+ आपका कटायन होता है और B- आपका अनायन होता है। इन दोनों चीज़ों को हम आयंस बोलते हैं। आयंस भी तो
कंडक्टिविटी करते हैं, आयंस भी तो कंडक्टेंस को कॉज करते हैं। तो ये भी एक तरह से हमारी कंडक्टेंस हुई, जिस कंडक्टेंस को हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में, और यहाँ पे कंडक्टेंस होती है आयंस की वजह से, ड्यू टू आयंस। आयंस की वजह से जब भी कंडक्टेंस होगी तो उसे हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्योंकि आपने ये पढ़ा था कि मेटालिक कंडक्टेंस में तो ओम्स लॉ फॉलो होता है, तो क्या यहाँ पे भी ओम्स लॉ फॉलो होता है? तो जी ज़रूर, यहाँ पे भी आपका ओम्स लॉ फॉलो होता है, बट थ्रू अ लिमिटेड एक्सटेंट, ठीक है। ओम्स लॉ यहाँ पे भी फॉलो होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है उसकी हम डिल्यूशन या उसके हम कंसंट्रेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं या डिल्यूशन बढ़ा घटा सकते हैं, तो उससे ओम्स लॉ बहुत ज़्यादा वेरी कर जाता है। तो विद इन सर्टेन लिमिट हम ये चीज़ें ऑब्जर्व करके देखेंगे। चलिए, तो हम अब ये देखेंगे ओम्स लॉ यहाँ पे फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे सारी वो चीज़ें निकलेंगी जो ओम्स लॉ से रिलेटेड हैं, जैसे रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ज़रा हम देखते हैं सबसे पहले रेजिस्टेंस। और आपको पता है हम रेजिस्टेंस कौन सा वाला पढ़ रहे हैं, मेटालिक कंडक्टेंस वाला नहीं पढ़ रहे हैं या मेटालिक प्रॉपर्टी वाला नहीं पढ़ रहे हैं, हम सारे यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे। या जनरली हम यहाँ जो सेल का रेजिस्टेंस देखना चाह रहे हैं वो जनरली हम किसी सेल के लिए देखना चाह रहे हैं, ठीक है। ये सेल का रेजिस्टेंस है कि एक सेल के जो अंदर का इलेक्ट्रोलाइट है या उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर्ड करता है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो अब हमारा पहला टॉपिक है रेजिस्टेंस। बच्चों, रेजिस्टेंस वही है जो आपने पहले पढ़ा था कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये आपने पढ़ा था। दोनों को जोड़ते हैं तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए आ जाता है, जिसको और बढ़ाएंगे तो R इज़ इक्वल टू रो L बाई ए आ जाता है। ये आप सबने पढ़ा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, इट इज़ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय, वहाँ पे क्या था, कंडक्टर था, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। इट इज़ रेजिस्टेंस ऑफर या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट टू दी पैसेज ऑफ कंडक्टिंग आयंस। जो भी आपके अनायन कटायन होंगे उनको जो ऑब्स्ट्रक्शन लगेगा उसे हम यहाँ रेजिस्टेंस कहेंगे, कंडक्टिंग आयंस, ठीक है। ओम्स लॉ यहाँ पे भी फॉलो होता है। रेजिस्टेंस का आपको फार्मूला पता चल गया। रेजिस्टेंस की यूनिट यहाँ पे भी ओहम होगी और डिनोट वही इससे करेंगे, ओमेगा से, ठीक है। तो ये आपका रेजिस्टेंस था। अब यहाँ से आपकी एक और चीज़ आ गई जो आपको बोलते हैं रो। तो रो क्या होता है, आपका रेजिस्टिविटी होता है, या जिसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज़, रेजिस्टेंस पढ़ लिया। दूसरी चीज़ आप क्या पढ़ोगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या जिसे हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। ये सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए देखी जा रही है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए देखी जा रही है, मेटालिक यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेटालिक कंडक्टेंस नहीं पढ़ रहे हैं हम, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पढ़ रहे हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की बात करेंगे। तो रो आपको पता चला कितना है, R A बाई L है, ठीक है। यहीं से इसकी यूनिट बनाओ, यूनिट क्या होगी, तो यूनिट होगी यहाँ पे आपकी, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका ओहम में होता है, ठीक है, और एरिया आपका मीटर स्क्वायर हुआ और लेंथ आपकी मीटर हुई, तो मीटर से मीटर कटेगा तो आपकी आ जाएगी ओहम मीटर, ओहम मीटर। शायद आपको याद होगा सर साइमन ओम थे जिसने ओम्स लॉ दिया था, या जिन्होंने ओम्स लॉ दिया था, तो उन्हीं के बेस पे है। तीसरी चीज़ बच्चों हमें यहाँ कंडक्टेंस पढ़नी है, कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं G से। कंडक्टेंस इज़ जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, G इज़ 1/R। तो अगर हम यहाँ से देखें, क्योंकि R रो L अपॉन ए था, तो ये क्या बनेगा, ए ऊपर और रो L नीचे, R इज़ इक्वल टू रो L अपॉन ए था ना, तो G की वैल्यू क्या आई, A बाई रो L आई, ठीक है। अरे भूल गए, R इज़ इक्वल टू कितना था, रो L बाई ए था ना, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1/R क्या होगा, A बाई रो L, वही हम लोगों ने लिखा। और यहाँ से यूनिट क्या बनी, तो देखिए आप अगर देखना चाहें तो यहाँ से 1/R है, तो G की यूनिट
ओहम इन्वर्स हो गई, और यहाँ से भी उतनी ही आती क्योंकि रो की वैल्यू खुद कितनी है, ओहम मीटर है, तो ओहम मीटर हम नीचे लिखते रो की जगह, ये चीज़ मीटर होती, ये चीज़ मीटर स्क्वायर होती, तो मीटर स्क्वायर से नीचे वाला मीटर स्क्वायर कटता, तो 1 ओहम बचता है, जिसे हम ओहम इन्वर्स या साइमन भी कहते हैं, साइमन या महू भी कहते हैं। ओहम को उल्टा कर देंगे तो महू बनता है, महू। ठीक है, तो ये आपका कंडक्टेंस हुआ। अब जैसे रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टिविटी है, वैसे कंडक्टेंस के लिए भी कंडक्टिविटी होगी। जनरली हम फिजिक्स में कंडक्टिविटी को सिग्मा लिख देते हैं, पर यहाँ नहीं लिखेंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो, सिग्मा को सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं, पर यहाँ पे हम सिग्मा मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, कंडक्टिविटी। पर यहाँ कंडक्टिविटी का एक नया फार्मूला है और नया सिंबल भी है। कंडक्टिविटी यहाँ तरह तरह की है, तो पहले बेसिक कंडक्टिविटी देख लो। कंडक्टिविटी को यहाँ डिनोट करते हैं के से। इस के को क्या बोलते हैं, के भी तो नहीं होता, ये थोड़ा अलग सा होता है। इस के को हम बोलते हैं कप्पा। दोबारा बोल देता हूँ, के को क्या बोलते हैं, कप्पा बोलते हैं। ठीक है, KAPPA, कप्पा। तो कंडक्टिविटी ऑब्वियसली आपको भी पता चल गया, कप्पा थोड़ा ऐसा बनाना, ऐसा, कप्पा इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, रो क्या होता है, RA/L होता है, तो RA नीचे, L ऊपर। ठीक है, तो आपका बना 1/R इंटू L/A। कप्पा की वैल्यू कितनी आई, 1/R इंटू L/A। बच्चों 1/R आप अभी पढ़ के आए, 1/R आपका G होता है और G L/A आपका ये आ गया। इस फार्मूले को आप समझना, और यहाँ पे कप्पा आपका कंडक्टिविटी है, G आपका वही कंडक्टेंस है, G आपका वही कंडक्टेंस है, और L/A का यहाँ पे एक ऑफिशियल नाम है। L/A को सेल का कांस्टेंट कहते हैं, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट की खुद की यूनिट कितनी होगी, तो आप खुद देखिए, L ऊपर है मीटर में और नीचे मीटर स्क्वायर में एरिया है। मीटर से मीटर स्क्वायर कटा तो अपॉन में मीटर आ गया, तो मतलब सेल कांस्टेंट की यूनिट होती है मीटर इन्वर्स। कांस्टेंट तो है पर इसकी कोई यूनिट है। ठीक है, इसे कांस्टेंट क्यों कहा, क्योंकि अगर आप कोई सेल लेंगे तो उसकी लेंथ और उसके डायमेंशन या एरिया क्या होंगे, फिक्स होंगे। इसलिए चेंज क्या हो सकता है, अंदर इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा या कंसंट्रेशन चेंज हो सकती है, कभी ज़्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है, या कभी ज़्यादा मोलैरिटी की हो सकती है, कभी कम मोलैरिटी की हो सकती है। तो L/A आपका सेल कांस्टेंट हुआ, G आपका कंडक्टेंस हुआ, और ये सारे मिलके मल्टीप्लाई होकर आपका फार्मूला दे रहे हैं कप्पा का। ठीक है, कप्पा की अगर हम यूनिट बनाना चाहें तो कप्पा वही होगा जो कंडक्टिविटी होता है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। अगर आपने रेजिस्टिविटी की यूनिट देखी हो तो रेजिस्टिविटी रो जो होता है RA/L होता है। ठीक है, R आपका ओहम होता है, एरिया आपका मीटर स्क्वायर हो गया, और नीचे आपका मीटर है, तो इससे ये कटा, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट आपकी ओहम मीटर आ गई। ठीक है, तो इसकी उल्टी होगी, कप्पा की यूनिट क्या हो जाएगी, ओहम इन्वर्स और मीटर इन्वर्स। पर ओहम इन्वर्स को हम महू भी बोल सकते हैं, तो महू मीटर इन्वर्स, या इसे साइमन बोल सकते हैं, तो ये बना साइमन मीटर इन्वर्स। ठीक है, ये सारी कप्पा की बातें थी, कप्पा की यूनिट आपने देख ली, साइमन मीटर इन्वर्स है। अब कुछ बातें मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जब भी हम कंसंट्रेशन, जो एक्टिव कंसंट्रेशन है, उसे डिक्रीज़ करते हैं, मान लो आपने एक गिलास में पानी के साथ 1 चम्मच चीनी घोली, और अब आपने क्या करा, उस पानी को जग में कन्वर्ट करा और उसमें 2 गिलास पानी और डाल दिए, तो होगा क्या, अब पर यूनिट वॉल्यूम चीनी की मात्रा कम हो गई। समझ में आया कि अगर कोई गिलास हो, उसमें आपने 1 चम्मच चीनी डाली, और अब इस गिलास के पानी को किसी जग में डाला, तो अभी इतना है पानी और इसमें चीनी भी है, और आपने 2 गिलास पानी और डाल दिया, तो अब पर यूनिट वॉल्यूम चीनी की मात्रा क्या है, कम है, या पर यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन में चीनी की मात्रा क्या है, कम है। ठीक है, क्योंकि पहले चीनी जो थी 1 गिलास पानी में घुली हुई थी, और अब 3 गिलास पानी में उसे घुलना होगा, बाहर से तो चीनी डाली नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात ये हुई कि अब पर यूनिट वॉल्यूम चीनी क्या होगी, कम होगी। और अगर चीनी की जगह नमक होता है, जैसे एक परफेक्ट इलेक्ट्रोलाइट अगर हम नमक लेते, तो हम ये बोल सकते थे कि अब पर यूनिट वॉल्यूम, जब हमने 3 गिलास पानी 2 गिलास पानी और डाल दिया, अब कुल मिला के 3 गिलास पानी है, तो अब हम ये बोल सकते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम Na+ और Cl- के आयंस क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम अब Na+ और Cl- के आयंस क्या हो गए, कम हो गए। तो अगर Na+ और Cl- आयंस कम हो गए पर यूनिट वॉल्यूम, तो ऑब्वियसली अब आयंस जो हैं पर यूनिट वॉल्यूम कम है,
और अगर आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएंगे तो कंडक्टिविटी इफेक्टिवली घट जाएगी। कंडक्टिविटी का डायरेक्ट रिलेशन कंडक्टेंस या कंडक्टिव आयंस है। तो कंडक्टिव आयंस अगर पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गए तो कंडक्टिविटी भी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नॉर्मल कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूँ मैं, अभी और टाइप्स भी आएंगे, पर जो आपकी जनरल कंडक्टिविटी है, जो आपका कप्पा है, तो वो आपका डिल्यूशन में या जब कंसंट्रेशन आपने चीनी के कम कर दी, चीनी का वो गाढ़ा सा मिक्सचर जो होगा उसमें आपने पानी मिला के उसे डिल्यूट कर दिया, मतलब उसकी कंसंट्रेशन अब क्या हो गई, कम हो गई। कंसंट्रेशन समझते हो ना कि सॉल्यूट कितना घुला है पर यूनिट वॉल्यूम में, ये बात है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि जैसे हमने कंसंट्रेशन कम करी तो आपके कंडक्टिव आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, कंडक्टिव आयंस पर यूनिट वॉल्यूम भी क्या हो गए, कम हो गए, जिसकी वजह से आपका कप्पा जो नॉर्मल वाला है वो भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपको स्टार्ट करना है इसे और स्टार बना के बंद कर देना है। तो एक ब्रीफ में बात करें, 5 मिनट का अगर हम कंक्लूज़न निकालें तो हमारा ये था कि जनरली कंसंट्रेशन कम करने से, मतलब डिल्यूशन को बढ़ाने से, डिल्यूशन मतलब ही बढ़ना होता है, डिल्यूशन मतलब बढ़ना होता है और कंसंट्रेशन का घटना होता है। तो डिल्यूशन के बढ़ने से आपकी कंडक्टिविटी कप्पा जो नॉर्मल वाली है वो घट जाएगी। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंडक्टिविटी आप लोगों ने देख लिया। अब आप पे 2 तरह की कंडक्टिविटीज़ आएंगी। ठीक है, तो देखिए, अब आप पे 2 तरह की कंडक्टिविटी आ गई। नॉर्मल कंडक्टिविटी तो डिल्यूशन के साथ क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, बाकी आप 2 देखें यहाँ पे, जिसमें एक आपकी हो जाएगी मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, जिसे हम लिखते हैं लैम्डा एम, यहाँ लैम्डा वेवलेंथ के लिए नहीं है। और दूसरी आपकी हो जाएगी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, दूसरी आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो जाएगी, जिसे हम लैम्डा EQ भी कहते हैं। तो आप पे 2 तरह की कंडक्टिविटी है, एक है मोलर कंडक्टिविटी और एक है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। पहले तो इनके फार्मूलाज देख लीजिए। लैम्डा एम जो होता है क्या होता है, कप्पा बाई आपकी मोलैरिटी होती है, कप्पा बाई मोलैरिटी। और वहाँ पे इक्विवेलेंट है, और इक्विवेलेंट आपको पता है नॉर्मलिटी के साथ आता है, तो ये आपका कप्पा बाई नॉर्मलिटी हो जाएगा। पर क्योंकि हम इसे ग्राम्स में निकालते हैं तो यहाँ पे 1000 लगा देंगे। ठीक है, ये एक बड़ा सॉल्यूशन लीटर में नहीं होता, ml में होता है, तो हमने ये लगा दिया कप्पा इंटू 1000 बाई मोलैरिटी। पर शायद आपको याद होगा कप्पा रोई का उल्टा था। ठीक है, तो कप्पा जनरली था क्या, आर नीचे था, एल ऊपर था। मतलब जनरल सी बात ये थी कि कप्पा था तो ये ना 1/r इंटू L/A, L/A आपका सेल कांस्टेंट होता है। चलिए, तो इनकी डेफिनेशन हम लोगों को बनानी है। डेफिनेशन हम बना सकते हैं, इसकी इतनी बड़ी बात नहीं है, आप यहीं से बना लीजिए क्या है। तो पहले हम डेफिनेशन 1 लिखेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन 1 क्या है, डेफिनेशन 1 देखिए, नीचे वाली चीज़ को 1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो मोलैरिटी को 1 करना पड़ेगा। ठीक है, और तब आपकी जब भी मोलैरिटी 1 हो गई तो लैम्डा एम आपका कप्पा के बराबर आ जाएगा। तो कुछ नहीं है, लैम्डा एम इज़ दी, ये चीज़ क्या थी, कंडक्टिविटी, नॉर्मल कंडक्टिविटी। तो लैम्डा एम इज़ द कंडक्टिविटी, ठीक है, ऑफ अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऑफ 1 मोलर कंसंट्रेशन। लैम्डा एम क्या है आपका, लैम्डा एम आपकी कंडक्टिविटी है किसी ऐसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल की जिसकी 1 मोलर कंसंट्रेशन है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन बनाएंगे तो ऑब्वियसली नॉर्मलिटी को क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे लैम्डा एम नहीं बोलोगे बच्चे, इसे EQ बोलोगे, है ना, इक्विवेलेंट है। ठीक है, लैम्डा EQ। तो लैम्डा EQ इज़ दी
conductivity, lambda eq is the conductivity of n लगा देना, वो ओवल है, of an electrolytic cell of वन नॉर्मल कंसनट्रेशन। नॉर्मल आप समझ ही जाएंगे, नॉर्मलिटी है, वन नॉर्मल कंसनट्रेशन। आप ये भी मुश्किल समय में यूज़ कर सकते हैं डेफिनेशन, पर सही डेफिनेशन ये होगी इसकी कि जिसको हम दूसरी डेफिनेशन बना सकते हैं कि लैम्डा m इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस, ठीक है, बाय डिसॉल्विंग 1 mole of an electrolyte in a cell in which electrodes are 1 centimeter apart and cell have large area to keep it। अभी समझाता हूँ ये क्या चीज़ है, आप यहाँ पे भी लिख लीजिए एक बार। डेफिनेशन 2 आपकी बनेगी यहाँ पे, लैम्डा EQ इज द कंडक्टिंग पावर of all the ions by dissolving। देखिए वहाँ 1 मोल था, पर यहाँ आपको ग्राम इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा क्योंकि मोल का करस्पॉन्डिंग नॉर्मलिटी में ग्राम इक्विवेलेंट होता है। तो बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम, मैं बोलता भी जा रहा हूँ आपको, अगर आपको दिखे नहीं तो आप इतना विश्वास रखिए कि जो बोला जा रहा है वही लिखा जा रहा है। तो लैम्डा EQ इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस by dissolving 1 gram equivalent of an electrolyte, और बाकी सारी चीज़ें सेम, of an electrolyte in a cell in which electrodes are 1 centimeter apart and cell have large area to keep it। it मतलब कौन है यहाँ, जो आपके आयंस हैं या जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, वो चीज़। ये डेफिनेशन क्यों आई ऐसी, तो आप ज़रा पहले डेफिनेशन पढ़ लीजिए क्या है, ठीक है। और अगर आपको यहाँ लगाना ही है क्योंकि मोलैरिटी है, तो आप ये लगा लेना कि इन V सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम या V सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन, और यहाँ पे भी यही लगा देना V सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन। बेसिकली यही डेफिनेशन चलती है। और एरिया में किसका बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोड्स का, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स का एरिया। ज़रा ठीक से देख लीजिए डेफिनेशन क्या बनी। उसके लिए ज़रा हमें ये देखना पड़ेगा कि मोलैरिटी होती क्या है। तो मोलैरिटी आप सबको ही पता है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ़ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, और 1/r आपका G होता है। तो देखिए हम पे क्या क्या कंटेंडर हैं। अगर हमें पूरी खोल के डेफिनेशन बनानी हो तो हमें मोल्स की बात करनी पड़ेगी, ओके, देन वॉल्यूम की बात करनी पड़ेगी, देन एक तो कंडक्टिव या कंडक्टेंस की बात करनी पड़ेगी, एक लेंथ की बात करनी पड़ेगी, एक एरिया की बात करनी पड़ेगी। तो ये 4 चीज़ों की हमें बात करनी पड़ेगी अगर हमें पूरी बड़ी डेफिनेशन लिखनी है, जिसमें एक मोल्स है, एक वॉल्यूम है, एक लेंथ है, एक एरिया है और एक G है आपका कंडक्टेंस या कंडक्टेंस पावर, ठीक है। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, कंडक्टेंस पावर तो आ गया, मतलब G आ गया। उसके बाद कहीं 1 सेंटीमीटर अपार्ट, इसका मतलब लेंथ की भी हमने बात कर दी। इसके बाद एरिया की हमने बात कर ही ली है, लार्ज एरिया, ये लार्ज एरिया की भी बात हो चुकी है। वॉल्यूम की बात कर दी V सेंटीमीटर क्यूब, और मोल्स की बात यहाँ पे चलेगी। तो कुल मिला के बात ये है, हमें खोल के लिखनी है डेफिनेशन। हमें क्या लिखनी है, क्योंकि हमें पता चल गया कि लैम्डा m होता है कप्पा इंटू 1000 बाई मोलैरिटी। तो कप्पा तो खुद ये होता है ना GL/A। तो एक तो हमें G मतलब कंडक्टेंस पावर की बात करनी पड़ेगी, लेंथ की बात करनी पड़ेगी, एरिया की बात करनी पड़ेगी, और मोलैरिटी में क्योंकि नंबर ऑफ़ मोल्स अपॉन वॉल्यूम आता है तो इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। कुल मिला के बात कैसे शुरू करेंगे इस डेफिनेशन में, तो हमें ये बोलना पड़ेगा
कि जो आपका लैम्डा एम है मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी आपका है क्या? मोलर कंडक्टिविटी एक तरह से कंडक्टेंस पावर है, कंडक्टेंस पावर है किसका? सारे आयंस का, ठीक है, जो कहाँ हो वो तो बाद में बात करेंगे। तो दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी है वो आपकी क्या है? कंडक्टेंस पावर है किसकी? सारे आयंस की। कब? जब हम उस इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, 1 मोल डिसॉल्व करते हैं कहाँ? एक ऐसे सेल में जिसके इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर अपार्ट है और उस इलेक्ट्रोड्स के बीच का एरिया इतना तो है, सफिशेंट, इतना इनफ है कि इन आयंस को वो कंटेन कर सके, इतना सफिशेंट है कि इन आयंस को वो कंटेन कर सके, ठीक है। और मोल्स आपको डिज़ोल्व कितने वॉल्यूम में करने हैं? तो 20 सेंटीमीटर क्यूब में करने हैं। इस V को आप ऊपर भी ला सकते हैं। तो आप ये भी डेफिनेशन बना सकते हैं कि आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कंडक्टेंस पावर है किसकी? सारे आयंस की। वो सारे आयंस क्या हैं? कितने लेने हैं? तो उन सारे आयंस का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो 1 मोल लेना है और उसे 20 सेंटीमीटर क्यूब में डिसॉल्व करना है। इससे आपका एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बनेगा। अब उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को आपको एक सेल के अंदर डालना है। वो सेल के जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो 1 सेंटीमीटर अपार्ट है और उनके बीच का, इलेक्ट्रोड्स के बीच का एरिया इतना तो इनफ होना ही चाहिए कि उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, कौन सा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन? जिसमें 1 मोल आयंस डिज़ोल्व हैं 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में, उसको वो कंटेन कर सके, ठीक है। ऐसी आपकी ये बन जाएगी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये होता है कप्पा इंटू 1000 बाई नॉर्मेलिटी। कप्पा तो वही है 1/G L/A। तो एक तो कंडक्टेंस पावर की बात करनी है, सेल के डिस्टेंस के बीच की बात करनी है, सेल के इलेक्ट्रोड्स का जो एरिया है उनकी बात करनी है, सेल के इलेक्ट्रोड्स के डिस्टेंस की भी बात करनी है और सेल के इलेक्ट्रोड्स के बीच के एरिया की भी बात करनी है। साथ में हमें, क्योंकि यहाँ नॉर्मेलिटी है तो मोल्स की जगह हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करेंगे और वॉल्यूम उतनी ही लेंगे 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे लैम्डा इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा? तो ये भी कंडक्टेंस होगा जो ऑफर्ड करेंगे कौन? सारे आयंस, ठीक है। या कंडक्टिंग पावर ऑफर्ड बाय द आयंस आप भी लिख सकते हो, ऑफ ऑल द आयंस भी लिख सकते हो। तो इट इज़ द कंडक्टिंग पावर, मतलब G आ गया, ऑफ ऑल द आयंस, ठीक है। जब क्या करें, हम ऐसे इलेक्ट्रोलाइट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट लें, ठीक है, कितनी सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में? 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में। तो हम पे एक क्या बनेगा? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बनेगा इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी और उसको हमें एक सेल में डालना है जिसके इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर है और इतना उन इलेक्ट्रोड्स के बीच में एरिया सफिशेंट है, इनफ है कि वो इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को कंटेन कर सके, ठीक है। ऐसी बात है। चलिए, तो इसके अब आपको ये समझ में आया डेफिनेशन। तो इसके बाद इसकी एक बार यूनिट लिख लीजिए। एक बार इसकी यूनिट लिख लीजिए। तो देखिए यूनिट क्या है। तो अगर आपको कप्पा की यूनिट याद है तो वेल एंड गुड, जीत गए आप। कप्पा की यूनिट क्या है? कप्पा G है। G क्या होता है? G रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, तो साइमन लिख सकते हैं G को, या ओम इनवर्स लिख सकते हैं। L/A, L मीटर है, A क्या है? मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर स्क्वायर कटा तो अपॉन में मीटर आ गया, मतलब साइमन मीटर इनवर्स आ गया। तो कप्पा आपका साइमन मीटर इनवर्स हो गया। तो यहाँ से बनाते हैं। मोलैरिटी की आपको पता ही होती है कितनी होती है, तो मोलैरिटी की मैं यहाँ लिख लेता हूँ। मोलैरिटी को हम M से डिनोट करते हैं और नॉर्मेलिटी को हम N से डिनोट करते हैं। तो मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे या तो सेंटीमीटर क्यूब लिख लो या ml ही लिख लो, ठीक है, या लीटर में लिख लो। तो मोलैरिटी की यहाँ से होगी मोल्स पर लीटर और नॉर्मेलिटी की यहाँ से होगी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। पर अगर आपने डेफिनेशन में सेंटीमीटर क्यूब बोल दिया तो ऑब्वियसली इसको भी सेंटीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर में चेंज कर लेना, ठीक है। तो ऐसे भी आप डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेशन बनाते हैं। तो यहाँ की तो बनी, देखिए कप्पा 1000 की तो कोई नहीं है, तो इसकी यूनिट लिखेंगे। SI बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ मैं, SI नहीं है, स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं जो केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। तो कप्पा क्या होगा? कप्पा आपका है साइमन मीटर इनवर्स। मोलैरिटी अपॉन में आ जाएगा, मोलैरिटी आपका है मोल्स पर लीटर, ठीक है। तो आपका क्या आएगा? साइमन मीटर इनवर्स, मोल्स ऊपर जाएंगे तो मोल इनवर्स
लीटर का नेचुरल ही है ऊपर जाना, तो लीटर ये आ जाएगी यहाँ पे साइमन मीटर इन्वर्स मोल इन्वर्स लीटर। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंपली अगर हम यूनिट बनाएंगे तो साइमन रहेगा, मीटर इन्वर्स रहेगा, मोल की जगह यहाँ कौन आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट, तो ग्राम इक्विवेलेंट इन्वर्स, और लीटर तो लीटर ही चलेगा। तो आप पे कुल मिला के यहाँ पे आएगी साइमन मीटर इन्वर्स, ग्राम इक्विवेलेंट इन्वर्स, और साथ में आप पे क्या, लीटर। ठीक है, शाबाश। चलिए तो और कुछ बात करते हैं। आप ये देखिए, नोट में ही बात करेंगे, ये चीज़ें हो गई तो अब नोट में बात करेंगे। नोट देखिए दोनों के लिए। हालांकि आपको ये याद है कि जब भी हम डिल्यूशन करेंगे तो कंसंट्रेशन कम होगा, तो जो कप्पा है नॉर्मल वाला वो कम हो जाएगा। ठीक है, डिल्यूशन के साथ वो कम हो जाता है, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में अब आयंस क्या है, कम है। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे बोलेंगे सर मीटर सेंटीमीटर हो रहा है, लीटर रहने दो, तो उसके लिए आप एक यूनिट ये भी बना सकते हैं, क्योंकि कप्पा आपको पता है साइमन मीटर इन्वर्स होता है। ठीक है, और मोलैरिटी आपकी ग्राम पर लीटर होती है, या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं, या मीटर क्यूब में भी चलेगा। तो आपको ये पता है कि साइमन मीटर इन्वर्स यहाँ से आया, और यहाँ से मोलैरिटी आएगा आपका मोल्स अपन वॉल्यूम, और वॉल्यूम आपकी मीटर क्यूब में मान लो। ठीक है, वैसे पावर देख लेंगे हम, अभी तो यूनिट बना रहे हैं कि 10 की पावर -6 आए, वो देख लेंगे। ये ऊपर जाएगा तो मीटर 3 ऊपर ही जाएगा, ऊपर से मीटर 1 -1 पहले से है, तो 3 - 1 2 आ गया, तो साइमन मीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स भी आपकी यूनिट हो सकती है। लड़ने की ज़रूरत नहीं, वही आएगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या होगा, साइमन, ठीक है, दोबारा मीटर स्क्वायर, और मोल इन्वर्स की जगह ग्राम इक्विवेलेंट इन्वर्स भी आ सकता है। ठीक है, तो साइमन मीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स भी बोल सकते हो, और साइमन मीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट का इन्वर्स भी आप कह सकते हैं। चलिए, तो मैं क्या बात करना चाह रहा था, वो बात ये थी, आपने 2 तरह की यूनिट देख ली इसकी। अब बात ये है कि यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि मोलैरिटी और लैम्डा का कैसा रिलेशन है। तो लैम्डा m इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोलैरिटी के। और बच्चे मोलैरिटी खुद क्या होता है, तो उसे मैं नीचे लिखूँगा। देखो मोलैरिटी नीचे है, तो इसका फार्मूला नीचे ही लिखा जाएगा। तो मोलैरिटी होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोलैरिटी होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोलैरिटी होता है बच्चे आपका मोल्स अपॉन वॉल्यूम। देखो नीचे है ना मोलैरिटी, तो मोलैरिटी को नीचे रहने दिया, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। पर बेटा जो नीचे है नियति है कि वो ऊपर जाएगा, तो वॉल्यूम बाई मोल्स लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मोलैरिटी मोल्स बाई वॉल्यूम है तो 1 बाई मोलैरिटी हो जाएगा वॉल्यूम बाई मोल्स। अब ध्यान से देखिए, लैम्डा m और वॉल्यूम के बीच में कैसा रिलेशन आ गया, डायरेक्ट आ गया। और वॉल्यूम बढ़ती कब है, जब हम डिल्यूशन करते हैं। तो जब भी हम डिल्यूशन